to share his views and thoughts on nutrition. He's Rakesh ji is from Ludhiana, and he has researched a lot, and I have been listening to him for past many years, and he's got wealth of knowledge which he is acquired from various sources, and he reads a lot. I think whole night he keeps on reading uh, and sharing with us his knowledge. He has deep knowledge and interest. So let's see, and he will be focusing on cardiac aspects, and Dr. Gauri would be focusing on diabetes further. And so Rakesh ji, it's all open to you. Please share your knowledge with us now. नमस्कार साथियों, हृदय रोगों के बारे में बात करते दो देशों का नाम सबसे पहले सामने आता है, एक डेनमार्क और दूसरा फिनलैंड। डेनमार्क में किसी टाइम हृदय रोगों से त्राही हो रही थी और फिनलैंड में भी ऐसे ही। तो वर्ष 2003 में डेनमार्क ने वहां ट्रांस फैट पे पाबंदी लगा दी। आर्टिफिशियल फैट, ट्रांस फैट एक आर्टिफिशियल फैट है। तो 2008 में 5 साल बाद सर्वे किया, वहां ट्रांस फैट पे पाबंदी लगाई। ये मेन बात थी, और भी छोटे छोटे कई काम किए। लोगों को वेजिटेबल इंटेक बढ़ाने के लिए कहा, एक्सरसाइज करने के लिए कहा, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने कम मतलब नॉर्मल रेंज में रखने को कहा। तो 2008 में 5 साल बाद वहां सर्वे हुआ तो 50 से 60% तक वहां आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के हार्ट के पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में उनका आना कम हो गया, फुटफॉल कम हो गई। और ऐसे ही फिनलैंड ने तो कमाल ही कर दिया। फिनलैंड तो पूरी दुनिया में फेमस है, छोटा सा यूरोप का देश है। और ये जो डेनमार्क में किया काम, वे वहां के डेनिश न्यूट्रिशन काउंसिल के हेड थे डॉक्टर स्टीन स्लेंडर। उन्होंने उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया काफी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में ट्रांस फैट पे पाबंदी लगाने के लिए कहा है वर्ष 2023 तक। 18 में कहा था, 2018 में 5 साल का समय दिया था। तो भारत सरकार ने कहा है कि हम 2022 तक इस पे पाबंदी लगा देंगे। और फिनलैंड में वहां के डॉक्टर थे पेक्का पुस्का, तो उनका कहना था इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज देन टू क्योर देम। द रूट्स ऑफ दिस डिजीज आर लाइफस्टाइल रिलेटेड। मतलब ये डॉक्टर पेक्का पुस्का के कंधों पे बागडोर सौंपी थी फिनलैंड में हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने की। तो उन्होंने भी वहां अपने ऐसे ही ट्रांस फैट पे पाबंदी लगाई, एक्सरसाइज करने को लोगों को कहा, ओपन एयर जिम बनाए। जैसे अब अपने शहरों में भी ओपन एयर जिम पार्क्स में बन रहे हैं। साइकिलिंग के उन्होंने बनाए, चंडीगढ़ में जैसे सड़क के इर्द गिर्द साइकिलिंग का वो रेंज है जहां आप साइकिल चला सकते हैं। और ऐसे ही उन्होंने स्कूलों के आसपास फास्ट फूड की बिक्री बंद की। और सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने किया, अपने वहां टेलीविजन पे, जैसे अपने टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी का बहुत फेमस था, तो वैसे ही वहां फिनलैंड में प्रोग्राम था रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीजेस का। उसमें नई नई रेसिपीज हर वो शेयर होती थी, लोग करते थे शेयर, कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले होते थे। और हर वीकली संडे की संडे घरों के पास ही कम्युनिटी सेंटर थे बनाए। कम्युनिटी सेंटर्स में सारे लोग, लेडीज मोहल्ले की इकट्ठी होती थी और वहां कम्युनिटी कुकिंग करते थे। वहीं पर पार्टी और वो सब, जैसे हर एक का मन करता है कि खाने का बाहर का, तो वो कम्युनिटी कुकिंग करते थे, वहां पे हेल्दी कुकिंग करते थे। और जो सबसे अच्छी कुकिंग की रेसिपी बनाते थे उनको प्राइज देते थे, वीकली प्राइज वहां पे। तो ऐसे करके वहां उन्होंने 85% तक हार्ट डिजीजेज में रिडक्शन आ गई। तो 85% लोग ठीक हो गए। इसका मतलब हम कहते हैं जेनेटिक है। तो जेनेटिक तो कारण है, जीन्स हमारे जेनेटिक का दो पार्ट है। एक ये कि जन्म से हमें जीन मिल गया कोई, लेकिन जीन मिल गया तो उसका ये मतलब नहीं है हम बीमार हो गए। जीन जब वो ट्रिगर होगा, स्विच ऑन, अगर हमने घर में बिजली के बहुत सारे स्विच लगाए हैं तो स्विच लगाने मात्र से पंखा या बिजली नहीं चल जाती, उसको स्विच को हम ऑन करते हैं तब वो पंखा चलता है या बिजली। ऐसे ही हमारे अंदर जीन आ गया तो वो स्विच है। अब उसको ट्रिगर करेंगे डाइट से, लाइफस्टाइल से, और ये सारे अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगी तो। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने ये प्रूव किया है कि अगर जीन का किसी का स्विच ऑन हो जाता है, बीमारी पैदा करने वाले जीन का, तो डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से वो बीमारी पैदा करने वाले जीन को स्विच ऑफ भी किया जा सकता है
और सेहत को प्रमोट करने वाले जीन्स को स्विच ऑन किया जा सकता है। और ये डेनमार्क और फिनलैंड ये इतने बड़े सबूत है हमारे सामने, दुनिया के सामने, कि अगर जेनेटिक रीजन होता है अगर, लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल से लोगों ने जेनेटिक रीजन जो उनके स्विच ऑन हुए थे जीन्स तो बीमारी वाले, वो भी ऑफ करके दिखा दिए। 85% लोग नहीं ठीक हो सकते अगर जेनेटिक रीजन हो। हाँ जी, इसके बारे में और हार्ट के बारे में और मैं बताऊं, डाइट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, जो हम भोजन करते हैं उसको ना 2 श्रेणियों में हम बांटते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स। और विटामिन, मिनरल्स के अलावा अब इनमें बहुत सारे और आ गए हैं जो हीलिंग कंपाउंड जिनको कहते हैं हम, हीलिंग केमिकल्स, जैसे पॉलीफिनॉल्स, फाइटोस्टेरोल्स, इनके ऊपर बहुत स्टडी हो रही है। प्लांट स्टीरोल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हार्ट डिजीजेज में अगर किसी ने रिवर्स करने का श्रेय किसी को जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन, किसी ने प्रूव किया है। अमेरिका में लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ हेल्थ, उस पे जितनी भी स्टडीज या रिसर्च होती हैं वहां पर पब्लिश होती हैं। तो डॉक्टर डीन ऑर्निश पहले डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी स्टडी ये रिवर्स करके हार्ट डिजीज को डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किया। 1986 में वो उन्होंने 1986 में से लगे हुए हैं और दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े राजनेताओं, नेपाल के मतलब राजा और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी भी हार्ट की डिजीज को रिवर्स करके दिखाया है उन्होंने। और क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव, बिल क्लिंटन जी की जो फाउंडेशन है वो इसको प्रमोट कर रही है, और डॉक्टर कार्लवेल एसेलस्टाइन, ये दोनों ने मिलकर कराया है। तो आज तक जिसने भी हार्ट डिजीज को रिवर्स करके साइंटिफिकली प्रूव किया है तो वो प्लांट बेस्ड डाइट पे ही हो सके हैं। एनिमल बेस्ड, जब हम कह देते हैं एनिमल बेस्ड डाइट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें इतना प्रोटीन है, एग में, मीट में इतना है, तो प्रोटीन खाली ये प्रोटीन तो कोरोना वायरस में भी है, ये थोड़ा कि हम वो हमारा फूड हो जाएगा, तो ये नहीं होता। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, प्लांट से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो एनिमल से हम मीट खाते हैं वो भी तो प्लांट से खाते हैं ना, आखिर में वो प्रोटीन तो उनको प्लांट से आता है। तो प्लांट प्रोटीन को पूरा करने के लिए हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें चाहिए, बाकी नॉन एसेंशियल हमारा लीवर, हमारा शरीर खुद से उनसे निर्माण कर लेता है। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में एक अमीनो एसिड जो बहुत कम मात्रा में है वो दालों में है। प्रोटीन का हमारा प्लांट बेस्ड सोर्स सबसे अच्छा जो है वो दालें हैं, लेकिन दालों में एक अमीनो एसिड बहुत कम होता है। और ऐसे ही जो अनाज है उनमें भी एक अमीनो एसिड बहुत कम होता है। और जो मिथियोनाइन है वो हमें अनाज से मिलता है, तो मिथियोनाइन और ल्यूसिन हमें दालों से मिलता है। ये दोनों, ल्यूसिन उसमें अनाज में कम है और मिथियोनाइन दालों में कम है। तो दाल और अनाज इकट्ठा अगर हम कॉम्बिनेशन करके खाएं, जैसे हम खिचड़ी में सदियों से खाते आए हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी के साथ दाल खाते हैं, सदियों से हम खाते आए हैं। साइंस तो आज बोल रहा है कि इकट्ठा मिला के खाओ, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे अगर हम इकट्ठा करके खाते हैं तो सारे वो प्रोटीन सारे अमीनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं और बेस्ट प्रोटीन है वो वर्ल्ड का। और ऐसे दूसरा हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे बहुत, हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नेचर सारे कार्बोहाइड्रेट नेचर में जितने मौजूद है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मौजूद है, लेकिन अब हमने जो फूड प्रोसेसिंग शुरू कर दी वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ऊपर से छिलका, फाइबर वगैरह उतार के हम खाते हैं अंदर से गिरी, तो वो सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब इसको अगर आसान भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो कि आम आदमी को समझ आए, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम नहाने के लिए समर्सिबल पंप के नीचे जाएं, समर्सिबल पंप के नीचे बाल्टी भरने को रखें तो 1 मिनट, आधा मिनट में बाल्टी भर जाएगी। और अपने वॉशरूम में अगर हम टैप के नीचे टैप को फुल पे खोल के वो भरें तो हो सकता है 2-3 मिनट लग जाए। टैप को और स्लो करेंगे तो और टाइम ज्यादा लगेगा, और बूंद बूंद पे टैप को ले आएंगे तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए। तो ऐसे ही हमारे जो भोजन है रिफाइंड, जैसे मैदा, सफेद चावल, तो ये हमारी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो समर्सिबल पंप के नीचे हम जाते हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं
और बार बार ऐसा मतलब जाते हैं कि हमारा शरीर संभाल ही नहीं पाता है, एक आग लग जाती है अंदर, जैसे किसी बिल्डिंग को आग लग जाए, फिर फायर ब्रिगेड को फोन करो कि आपकी गाड़ियां भेजो बुझानी है, तो ऐसे अंदर आग लगाते हैं ग्लूकोज की, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। फिर पेनक्रियास को ऑर्डर जाता है कि आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए इंसुलिन भेजो, और पेनक्रियास बेचारी सुबह से शाम तक हम खाई जाते हैं, और पेनक्रियास बेचारी मतलब बस हो जाती है और समय से पहले ही बुरी हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है कि हमारे को बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनानी पड़ती है कि जितना हम इंसुलिन ग्लूकोज की स्पाइक करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। इसको समझने के लिए जैसे हमारा सेल है, उसको समझने के लिए समझो कि एक ताला और एक जैसे चाबी होती है। तो सेल हमारा ताला है, सेल की मेम्ब्रेन जो ताला है, वहां इंसुलिन रिसेप्टर होता है। तो ऐसे ही हमारी जो इंसुलिन है वो चाबी है। तो जैसे ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, ऐसे इंसुलिन हार्मोन की जरूरत होती है। वह सेल का वो रिसेप्टर पे जाके वो खोलता है और हमारी जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाती है, जहां वो बर्न होती है ग्लूकोज ईंधन के तौर पे। लेकिन हम ऐसा कि हमने अपना ईंधन ही खराब कर दिया सारा। अब सबसे बेस्ट ईंधन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो मिलेट्स है। ना केवल वो स्लो स्लो बूंद बूंद करके अपनी ग्लूकोज रिलीज करते हैं, अब उनके ऊपर भी आ रहा है कि जैसे उनके ना पेरिकैप लेयर्स होती हैं, काफी सारी लेयर्स होती हैं मिलेट्स के ऊपर। किसी मिलेट के ऊपर 7 लेयर होती है, किसी के ऊपर 3 लेयर होती। तो उसको प्रोसेसिंग बड़े ढंग से करनी होती, किसी की 1 लेयर उतारनी होती, किसी की 2, किसी की 3। अगर उसकी भी सारी लेयर्स उतार देंगे फिर उस सफेद चावल और मिलेट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। जैसे आजकल बाजार में मिलेट मिल रहे हैं सारे छिलके उतरे हुए सॉफ्ट, सारे कंफर्ट फूड जो होते हैं कि हमें चबाना ना पड़े, सॉफ्ट बस मुंह में रखा झट से अंदर। तो जो आप चबाते हैं, चबाने का एक्शन जो ब्रेन को, ये दांतों का एक्शन ब्रेन को जाता है, तो सटाइटी मिलती है, ब्रेन को एक्शन जाता है कि हाँ हम फूड खा रहे हैं, सटाइटी मिलती है। और पीजीआई चंडीगढ़ में ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, स्टडीज की कि लोगों को खाना खिलाने को दिया, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दिए खाने को, तो वो 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा बंदे खा पाए। 15 मिनट बाद वो कहते बस पेट पूरा भर गया, हम अब खाने की इच्छा ही नहीं रही बिल्कुल भी। लेकिन जो कंफर्ट फूड होते हैं उनका हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो च्यूइंग एक्शन ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता। तो ना केवल मिलेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मौजूद है। और एमरैंथ जो मिलेट है उसमें कंप्लीट प्रोटीन है। ज्यादातर अनाजों में जैसे ल्यूसिन वो अमीनो एसिड एक मिसिंग है, लेकिन कुछ मिलेट्स ऐसे हैं जैसे वो अपना ये एमरैंथ है, इसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में है। और इनमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है सारे मिलेट्स में। और जैसे राइस हम पहले खाते थे, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस होते थे, ये भी हमारे पॉलिश हो गए, व्हाइट राइस हो गए। और व्हाइट राइस को हम स्टोर करने के लिए बोरक लगाते हैं या कुछ लगाएंगे, फिर उसको बोरक को पानी से धोएंगे। पहले तो जो ब्राउन और उसके ऊपर की लेयर निकाल ली हमने, ब्लैक और ब्राउन जो भी लेयर थी, वो एंटीऑक्सीडेंट थे, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स थे वो तो निकल गए सारे। अब नीचे कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा प्रोटीन बच गया। फाइबर 0 हो जाता है व्हाइट राइस में, बिल्कुल ही 0 के लगभग होता है। तो ये हम ऐसा फिर भोजन करते हैं। ऊपर से वो चावल को फिर बोरक धोने के लिए धोया, जो थोड़े बहुत बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बचे थे वो भी धुल गए। फिर उसको जैसे हमने कुक किया, कुक करके फिर मांड निकाल दी, जो फिर थोड़े बहुत विटामिन बचे थे वो भी निकल गए। अब बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट, वो भी 100 की रफ्तार वाले वो सबमर्सिबल पंप के नीचे, मतलब आत्महत्या करने वाली बात ही है ये, और क्या है। तो ऐसे उसके बाद हमारे जो फाइबर है, अब इसके ऊपर इतना ध्यान जा रहा है सारा, इसलिए कि कहा जाता है कि जितनी हार्ट की बीमारी है, चाहे कैंसर है, चाहे डायबिटीज है, तीनों विषयों पे जैसे हम काम कर रहे हैं, मोटापा है और भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इन सबका रिलेशन गट माइक्रोबायोम से है। मैंने फेसबुक पे अपना पेज बनाया है, गट माइक्रोबायोम, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज भी है पेज, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज भी है, और मेरे 26 पेज फेसबुक पे बने हैं। काफी लोग वो पढ़ते हैं। गट माइक्रोबायोम तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको ज्वाइन किया है। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारा बैक्टीरिया, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे हमारे अंदर रहते हैं। और आंत में 100 ट्रिलियन रहते हैं, जितना हमारे पूरे शरीर में सेल है बॉडी में, तो उससे भी 10 गुना से ज्यादा अकेला आंत में। ऐसे माइक्रोबायोम हमारा माउथ में है, हमारा लंग्स में है, हमारे हर पार्ट में है। लेकिन अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी गट, उसी का ज्यादा स्टडी किया गया है। और ऐसा देखा गया है कि फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया जाता है एक हेल्दी डोनर का। दयानंद हॉस्पिटल में डॉक्टर अजीत सूद कर रहे हैं क्रोन्स और कोलाइटिस के पेशेंट्स को।
तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे कई यूनिवर्सिटीज में टाइप 1 डायबिटीज जैसे टाइप 2 डायबिटीज तो चलो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से हम कर लेते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं वो जेनेटिक में हमारी पेंक्रियास बिल्कुल इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, उसमें भी काफी अच्छे इफेक्ट आए हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के। तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट करने की बजाय हम अपना माइक्रोबायोटा क्यों नहीं ठीक कर लेते डाइट से, डाइट और लाइफस्टाइल से। तो फाइबर उसका मेन फूड है, पॉलीफिनोल्स है और रेजिस्टेंट स्टार्चेस है मेन फूड। अब रेजिस्टेंट स्टार्चेस पे आया है, जैसे रेजिस्टेंट स्टार्चेस का मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेजिस्ट करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं डाइजेस्ट कर पाता वो हमारी आंख में गट में जाता है, वहां पर बैक्टीरिया का फूड है, वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है और उससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है। काफी सारे 7-8 तरह के शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लेकिन 3 ज्यादा फेमस है। तो वो हमारे कि हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं वो उनका बहुत रोल है हमें वो निर्णय करने में। तो हमें फाइबर अगर खाना है, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है फाइबर का, कार्बोहाइड्रेट में मिलेट्स है बेस्ट सोर्स और प्रोटीन में दालें हैं, होल ग्रेन्स। अभी मैं आज पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था जैसे पॉलीफिनोल्स है, ये बैक्टीरिया का मोस्ट लव्ड फूड है। तो पॉलीफिनोल्स ग्रीन मूंग होल, जो साबुत मूंग की दाल है, इसमें 90 है पॉलीफिनोल्स। और जो धो लेते हैं दाल, धुली दाल में तो उसमें सिर्फ 6 रह जाता है, 6। देखो कितना कम हो गया। ऐसे ही काला चना साबुत है, उसमें 64.28 है। और अगर चने की दाल ऊपर से छिलका उतार दिया, ना केवल फाइबर उतरा बल्कि और बहुत सारे पोषक तत्व, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और दूसरे विटामिन, मिनरल्स और पॉलीफिनोल्स जो वो 14 रह गए 64 से सिर्फ। ऐसे ही दालों में होर्स ग्राम दाल है, जो कुलथ की दाल है, हिमाचल में या पहाड़ी इलाकों में बहुत खाते हैं और कई लोग कहते हैं कि पथरी किडनी की हो जाए तो खाते हैं, जो खाता है ये उसको किडनी स्टोन नहीं होते। उसमें सबसे ज्यादा है 332। अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज घूमते हैं ना कि काढ़ा बना के पियो, लौंग का, हल्दी खाओ, ये करो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अब देखो जैसे पहले मैं आपको बताऊं, बाजरा में 67 है, रागी में 135 है और चावल में देखो जो सफेद चावल है उसमें सिर्फ 3 है। 100 ग्राम में 3 मिलीग्राम, ये सारी क्वांटिटी मिलीग्राम है पर 100 ग्राम, सिर्फ 3 है। और वीट होल में सिर्फ 14 है। और अगर हम वीट का आटा बना लेते हैं तो 13 रह जाती है। और अगर हम उसी वीट से मैदा बनाते हैं तो पॉलीफिनोल्स 5 रह जाते हैं। सूजी में 6, 6.5। और उसकी अगर सेवियां बना लेते हैं, यानी जितना प्रोसेस करते जाते हैं वो कम होता है। प्रोसेस किया वीट को, आटा बनाया, प्रोसेस किया मैदा या सूजी, अब सूजी की अगर सेवियां बनाते हैं तो 5.5 और कम हो जाएगा। अब अगर सूजी को सेवियां को रोस्ट करेंगे, फिर उसको कुक करेंगे या प्री रोस्टेड लाएंगे, फिर और ऐसे प्रोसेसिंग जितनी करते जाएंगे कम होता जाएगा। अब देखो लौंग में कितनी ज्यादा, सबसे ज्यादा है लौंग में, जितनी चीजें मैंने पढ़ी है। लौंग में 100 ग्राम लौंग में 2546, 2500 मिलीग्राम है। और सफेद अपनी हरी इलायची में 117 है, काली इलायची में 164 है, 134, धनिया साबुत में 80, जीरा में 165। तो ये जो हमारे मसाले हैं, हम मसाले कैसे इस्तेमाल करते हैं, 6 महीने के, साल के पिसे हुए पैकेट बंद लाते हैं। और पुराने जमाने में कैसे मसाले इस्तेमाल करते थे, वो सिलबट्टे पे पीसते थे उसी टाइम ताजा, उसी लुधियाना, जिस टाइम आज भी यूपी और बिहार के लोग सिलबट्टे पे पीसते हैं। हमारे यहाँ में काफी लेबर है जो हौजरी में काम करती है यूपी बिहार की, वो अपने क्वार्टर्स में सिलबट्टे पे ताजा पीसे मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो मसालों में बहुत पॉलीफिनोल्स है, जितने मसालों में किसी चीज में नहीं। एक पूरी समझ लो, एक पूरी किसी दाल की या गेहूं की बोरी में उतना पॉलीफिनोल्स नहीं होगा जितने मसालों में 100 ग्राम में है। ऐसे ही नट में अगर जायफल में 635 है, जवत्री में 782 है, फेन्यूग्रीक मेथी के बीजों में 94 है, बादाम में 84 है और मूंगफली में 127 है। जो मूंगफली है ये हमारे ये गरीबों के बादाम है, बादाम में 84 है और ग्राउंड नट में 127 है, बादामों से भी ज्यादा। और जो फैटी एसिड प्रोफाइल है वो भी ग्राउंड नट की काफी अच्छी है, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट कम है उसमें, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड ज्यादा है जो हेल्दी कहा जाते हैं। तो ऐसे ही सारे सीड्स में, सनफ्लावर सीड्स में 289 है, वालनट में 216 है,
और मैं कहना ये चाहता हूं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में जीरो है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में खाली आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर भी नहीं होता मिल्क प्रोडक्ट्स में और एनिमल प्रोडक्ट में किसी में, और थोड़े से विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। जो ये रक्षक पदार्थ है, रक्षक तत्व, प्लांट केमिकल्स हैं, फाइटोस्टेरोल्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, ये सारे आपको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स में है ही नहीं किसी में। एग में जीरो है, मीट में, एनिमल फूड में, सब में जीरो है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था। मैंने स्टडी की है कि देसी जैसे हम खाते हैं, डॉक्टर सचिन ने बात की कि ये डॉक्टर सचिन कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं, लुधियाना में भी काफी लोग कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कि खेत में कुछ लोग मिलके करते हैं और ऑर्गेनिक फूड फिर शेयर कर लेते हैं। ये खेती विरासत मिशन पूरे पंजाब में इसका प्रचार कर रही है। तो देसी बीजों का भी प्रचार करती है खेती विरासत मिशन। अभी तो देसी और हाइब्रिड के बाद अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ गए। तो मैंने कंपेयर किया है टमाटो और उसको, टमाटो हाइब्रिड और टमाटो लोकल को। 100 से ज्यादा ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक एसिड धरती में जो हमारे बैक्टीरिया, फंगस और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बनाते हैं। और 1 ग्राम ऑर्गेनिक एसिड 1 लाख रुपए का होता है, 1 ग्राम, इतना महंगा होता है। और आर्टिफिशियल हम जब बनाते हैं अपने फार्मेसीज में, लेकिन वो काम नहीं कर पाते जो नेचुरल करते हैं। और ये बनाता है हमारा बैक्टीरिया और ये और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये तब रहेंगे जब पेस्टिसाइड छिड़क दोगे वो तो मर जाएंगे। वहां अर्थवॉर्म अभी डॉक्टर सचिन कर रहे हैं, डॉक्टर सचिन के वहां आप जाके देखो, या लुधियाना में जो कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं, 3 साल अगर हो जाए उस खेत को तो उसमें ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने अर्थवॉर्म्स हो जाते हैं कि धरती दिन रात पलटते रहते हैं, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और अर्थवॉर्म की गट में इतने बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अर्थवॉर्म बस एक तरफ से खाई जाएगा, दूसरी तरफ से गोल 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 गोलियां। अर्थवॉर्म्स को लिविंग फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो 3 साल और 7 साल में ऐसा हो जाता है जैसे डलनप के गद्दे में पैर रखो और उस आप खेत में पैर रखोगे तो आपका 2-3 इंच पैर नीचे धंस जाएगा। तो ट्रैक्टर को ले जाओगे चलाने के लिए, आधा फुट ट्रैक्टर धंस जाएगा, ट्रैक्टर चल ही नहीं पाता। जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रैक्टर चलाने की, प्लोइंग की, वो प्लोइंग वो ही करते हैं अर्थवॉर्म्स और सारे। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये वो बैक्टीरिया और वो बनाते हैं और फिर प्लांट्स वो उसको अपटेक करते हैं। फिर जब हम वो खाते हैं उस वेजिटेबल को या फ्रूट को जो उस सॉइल पे उगी हुई है, तो हमें आते हैं। तो अभी जो कोरोना की छुट्टियां हुई थी तो मैंने अपनी घर में ये 2 महीने यही काम किया, मिस्त्री को यही सुलाया अपने। तो मैंने अपनी लैब बनाई, रिसर्च लैब, ऊपर माइक्रोब्स की, मतलब लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, मैंने बैक्टीरिया और ये सब पाले हैं वहां, अलग अलग जगह से, पहाड़ों से और जंगलों से, फॉरेस्ट से, ये सब जगह से मैं लेके आया हूँ। उनके ऊपर स्टडी और रिसर्च कर रहा हूँ और उनको फिर वहां कल्चर तैयार करके उनको प्लांट्स में अपने घर में देता हूँ। तो प्लांट्स को इतने मजबूत, ताकतवर हो जाते हैं कि कीड़ा हमला ही नहीं करता उन पे। तो ये सारा साइकिल हमारा चेन डिस्टर्ब हो गया। अब मैं बताना चाह रहा था टमाटो हाइब्रिड और टमाटो लोकल में कितना अंतर है पोषक तत्वों का। टोटल पॉलीफिनॉल कंटेंट का देखो, देसी टमाटर 5 रुपए किलो महंगा होगा सिर्फ दूसरे से, हाइब्रिड से, लेकिन टोटल पॉलीफिनॉल हाइब्रिड टमाटो में है 26 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और उसमें लोकल टमाटो देसी में है 40% ज्यादा। और मैं कुछ खास 2-4 बताना चाह रहा हूँ पॉलीफिनॉल जो है क्या काम करते हैं। जैसे कैफिक एसिड, हालांकि टमाटर में काफी कम होता है, लेकिन हम कंपैरिजन दोनों वैरायटीज का कर रहे हैं। तो राइट टमाटो जो हाइब्रिड है उसमें 0.41 मिलीग्राम है, और जो लोकल टमाटो देसी है उसमें 0.66, यानी 60% ज्यादा, 60% ज्यादा। ये कैफिक एसिड पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी कैंसर है। ये छोटी छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं, 1 मिलीग्राम, आधा मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम। और गजब की ऐसे इनमें जैसे क्लोरोजेनिक एसिड है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, स्लोज डाउन द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू ब्लड स्ट्रीम। जैसे हमारा डायबिटीज विषय है, तो ग्लूकोज की जो खून में जाने की रफ्तार है उसको कम करता है, ना केवल फाइबर कम करता है, ये सूक्ष्म पॉलीफिनॉल्स भी बहुत रोल है इनका। और एक है कौमारिक एसिड, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की पेरोक्सीडेशन कम को रोकता है।
और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जब पेरोक्सीडेशन होती है तभी वो आर्टरीज की वो हमारी भीतरी वाल में जमता है, प्लाक बनती है और एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है और लीवर और किडनी के डैमेज को जो कीमोथेरेपी एजेंट से होता है डैमेज, उसको बचाता है। ये स्टडीज ने प्रूव किया हुआ है ये सारे इन एसिड्स को। थैंक यू, फिर जैसे टाइम मिलेगा फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू। Yeah, so please stay with us for questions and answers. So बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से राकेश जी ने बताया। राकेश जी इज नॉट अ डॉक्टर बट उनकी नॉलेज जो है वो रियली इट इज अमेजिंग and he is researched so much and he is applying so many things in his own life and also helping others with his knowledge. So again, he is also stressed that processing of food is damaging the quality of food and it is degrading the nutrition content of our foods. So processing ki jagah we should try to consume things as raw as possible, so without taking out the layers of the food material wherever possible.